मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी बातें में। तो संगवारी हो, कैसे हो आप मन? मोला लगते बने हो हूँ। फिर का है ना कि आज हमार छत्तीसगढ़ जिन रफ्तार ले आगू बढ़ा थे, वही रफ्तार ला हमू मन ला पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। और इसी ज़रूरत के मद्देनज़र आपकी बातें में हम आपके लिए अलग अलग विषय लेकर आते हैं, अलग अलग क्षेत्र लेकर आते हैं और एक से एक विषय विशेषज्ञ भी लेकर आते हैं। और आज हमने युवाओं को चुना है और युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा सा विषय हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हमारा आज का विषय। आपकी बातें में हमारा आज का विषय है निर्माण के क्षेत्र में कैरियर और आज का युवा। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने युवा उद्यमी श्री राकेश पांडे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। राकेश जी, जैसे मैंने बताया कि हम आज निर्माण की बात करने वाले हैं और आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, आपने स्वरोजगार को अपनाया है, बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और निर्माण का ये जो क्षेत्र है, आपके मन में ये कैसे आया? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने इसी क्षेत्र को चुना कि मुझे यही काम करना है, ऐसा क्यों? जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो जैसे हर युवा का एक सपना होता है कि मुझे इस क्षेत्र में कैरियर बनाना है। मैंने काफ़ी ट्रेड सेक्टर, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों से मुलाकात की। मैंने स्टील इंडस्ट्री, इवन शुगर इंडस्ट्री, उसकी भी मैंने काफ़ी स्टडी की। अच्छा। बट ऐसा लगा कि मैं जब रायपुर से जुड़ा हुआ हूँ और रायपुर में उस ज़माने में रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। तो हमने सोचा कि एक रियल एस्टेट के अंदर किस्मत को आजमाया जाए और किस्मत से ज़्यादा मेरा फोकस था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं एक बहुत अच्छी टाउनशिप, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लेआउट के साथ हम रायपुर के लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट दें जहाँ पे लोग रहना चाहते हैं और अच्छे कैंपस के अंदर उनको एक अच्छा वातावरण मिले। तो काफ़ी क्षेत्रों में मैंने स्टडी की, उसके बाद ये सेक्टर मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और मैं इस सेक्टर में आया। क्या बात है, यानी आपका ये सपना था कि बहुत साफ सुथरा सा घर भी हो, आसपास का वातावरण भी ऐसा मिले और आपने इसी सोच को आगे बढ़ाया और आप इस क्षेत्र में आए। सर, इस क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं, जो इंटरेस्टेड हैं निर्माण के क्षेत्र में आने के लिए, तो उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सिर्फ पढ़ाई करके वो ऐसा कर सकते हैं कि एजुकेशन इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो एजुकेशन लें, या उसके अलावा भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनके काम आता है? आज के समय तो मैं कहना चाहूँगा कि निर्माण मतलब राष्ट्र निर्माण। उस सोच के साथ यदि हम हर तरह से इस सेक्टर के अंदर आए, रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, निर्माण के क्षेत्र में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि यदि हम किसी निर्माण के लिए एक टाउनशिप का या एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडिविजुअल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम सिर्फ वहाँ पे निर्माण के समय ही लोगों को रोजगार नहीं देते, बनिस्बत जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी लगातार उस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग होने वाली गतिविधियां, उसमें भी रोजगार प्राप्त होता है। जैसे हॉस्पिटल्स डेवलप होते हैं, फूड के जॉइंट खाने पीने की जो जगह होती हैं वो विकसित होती हैं, छोटे छोटे मार्केट, बैंक, ये सब चीज़ें भी आती हैं और वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। और यदि अपन अच्छी टाउनशिप बनाते हैं तो उसके अंदर HR डिपार्टमेंट के अंतर्गत गार्डनर को, माली को अच्छे काम मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड को काम मिलता है ना, और हाउसकीपिंग के साथ मेंटेनेंस से जुड़े लोग हैं उनको भी हम रोजगार देने की स्थिति में रहते हैं। तो निर्माण के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं, खुद के लिए भी और जिनको हम रोजगार दे रहे हैं उनके लिए भी। ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी आपने सिर्फ निर्माण करके आप निर्माण से जुड़े लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे छोटे चाय ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स हम
लेते हैं, जिम आजकल ये सारी Important चीज़ें भी हो बहुत गया है। ट्रेंड में हैं, जी, जी। तो वहाँ भी हम ट्रेनर्स को एक तरह से रोज़गार ही दे रहे हैं। रोजगार दे ये रहे बहुत अच्छा स्कोप है युवाओं के लिए भी जो इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं। जी। सर, इसमें एक चीज़ और, जैसे आपने स्वरोजगार कहा, तो निर्माण के क्षेत्र को क्या युवा सिर्फ स्वरोजगार के रूप में देख सकते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर वाला है, जी, जोखिम तो है ही इसमें। तो जो युवा ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना भी चाहते हैं, उनकी रुचि है, लेकिन खतरों से थोड़ा वो डरते हैं, जी। तो उनके लिए किस तरह के इसमें ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा और एक बहुत बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हूँ, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ और अपनी मानसिकता रहती है, तो इस क्षेत्र में बहुत सेफ भी है। जैसे हाउसकीपिंग का एक बहुत बड़ा है, कॉलोनी का मेंटेनेंस का, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को सिर्फ रेंटल इनकम के लिए करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो अभी तो ये काम होता है लीजिंग करने का, रेंटल करने का, वो एक सीमित मात्रा में होता है, लेकिन अगर उसको ऑर्गेनाइज करें तो ये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भी निर्माण की अगर बात करें, प्रभावित करता है। हाँ। तो उस क्षेत्र में भी लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। हाँ। काफ़ी लोग जो रेंटल के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनका लगातार, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि 5 साल 10 साल बाद भी किसी ने फ्लैट लिया हुआ है, हाँ। वो केवल लीज पे देने के लिए ही खरीदते हैं, अच्छा। किराए पे देने के लिए। तो उसमें आप उस तरह के लोगों के साथ अपने संपर्क बना के, व्यक्तिगत संबंध बना के ऐसी प्रॉपर्टियां सिलेक्ट कर सकते हैं और हर समय के लिए उसको लीज आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, सिक्योरिटी वाला है। आप लोग जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, विभिन्न कॉलोनियों में संपर्क करके वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, सिक्योरिटी का, हाउसकीपिंग का, मेंटेनेंस का। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई काफ़ी गतिविधियाँ हैं, जिम है और इंडोर गेम है, उसके लिए भी ट्रेनिंग है, डांसिंग क्लासेज हैं, तो उनके लिए भी आप ट्रेनर और टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर बन सकता है और हर क्षेत्र में, हर जगह पर रोजगार की संभावनाएं, मैं बोलूँगा, असीमित है। और इससे जैसे जो खुद का बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं एक तरह से जॉब भी ले सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में। हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन और अपना शौक वो पूरा कर सकते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या है, काफ़ी जॉब की संभावनाएं रहती है। जैसे जॉब है कंस्ट्रक्शन का, जरूरी नहीं है कि हम निर्माण के अंदर उसमें आर्किटेक्ट हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आती है। जो प्रोजेक्ट है उनकी हम हर बिल्डर मार्केटिंग करता है, तो सेल्स का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में आ रहा है। तो उस नेटवर्क के अंदर अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी बड़ा रोजगार उसमें भी है, मार्केटिंग में। और प्रॉपर्टी भी क्या है, एक बार नहीं सेल होती है। यदि किसी ने आज प्रॉपर्टी परचेज की, 3 साल बाद वो उसको बेचना चाहेगा, 7 साल बाद जिसने लिया वो भी एक संख्या होती है जो रीसेल करना चाहती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब की संभावना है कि आप हर समय नए कस्टमर को उस प्रॉपर्टी को उपलब्ध कराएं, मतलब जो नया कस्टमर आ रहा है उसको फ्लैट अवेलेबल कराएं और उनको सेल करवाएं। अच्छा, तो रीसेल वाली प्रॉपर्टी का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो एक अच्छा माध्यम हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है उस क्षेत्र में काम करने के लिए। जी, इससे जैसे आपने बताया कि लीज का भी काम जो है वो भी काफ़ी वृहद है, बहुत बड़ा काम है। इसमें कैसे काम किया जा सकता है लीज का? लीज के लिए अगर देखिए, मैंने कहा आजकल हर चीज़ में आप अगर अपनी रेपुटेशन बना के चलते हैं, उस फोकस में ध्यान रखें कि हमको प्रॉफिट चाहे कम हो, प्रॉफिट तो होता ही है, सीमित प्रॉफिट भी होता है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी मार्केट में अपनी गुडविल बनाएं। लीजिंग का काम ऐसा है कि जिस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देना है, और एक बहुत बड़े संख्या है लोगों की जिनको प्रॉपर्टी लीज पे लेना है, क्योंकि आज रायपुर में इतने ज़्यादा लोग जॉब करने आते और जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर इतने जॉब्स लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसके लिए यदि फोकस करें तो उन लोगों से अगर पर्सनल रिलेशन बनाए तो उनको प्रॉपर्टी लीज पे देना और प्रॉपर्टी लीज पे लेना बहुत बड़ा एक हो सकता है। उसके लिए आपको पर्सनल रिलेशन बनाने पड़ेंगे और ऐसे सेक्टर में आना, संपर्क बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरी इंडस्ट्रियाँ हैं, उसमें बहुत तेजी से जॉब आ रहे हैं और जा रहे हैं। लोग जॉब करते हैं, वो ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले उनको मकान की
फ्लैट की, जी, इवन हाँ। पीजी की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ हाँ तो हाँ उसमें घुस सकते हैं। हाँ और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लीज पे देते हैं स्टूडेंट के लिए, तो पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर में बाहर से लोग आते हैं एजुकेशन के लिए, उन बच्चों को भी वो प्रॉपर्टी लीज पे कराने का एक जी। व्यवस्था बना सकते हैं। और हर साल उसमें काम मिलेगा। हर साल अप्रैल मई जून जुलाई में बच्चे रायपुर आते आते हैं। हैं, जी हाँ हाँ एडमिशन लेते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी चाहिए, और जब यहाँ से जाते हैं तो नेक्स्ट जो आएगा वो हाँ, उसको उनके सर्विस लिए देना है। मतलब ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है Continue कि process। आप खाली नहीं बैठेंगे। जी। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके पास लगातार काम है। लगातार काम ये नहीं रहेगा। कहा जा सकता कि बस ये हो गया अब इसके बाद ब्रेक लग गया। जी, जी। लगातार आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं और अच्छे ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। जी, जी। सर, जैसे आपने बताया कि लोग लीज पे देने के लिए ही प्रॉपर्टी लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा तबका है जो भारत के अलावा भी दूसरे देशों में है, जो फॉरेन में है, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी क्या इस तरह से डील किया जा सकता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली जो पूरे रायपुर इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे जो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल, होटल और एयर कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, ये सब सेक्टर में काम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनका पर्पस यही है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दें। जी। तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया जाए, यदि कोई इस फील्ड में काम करना चाहता है, तो आउट ऑफ इंडिया रहने वाले जिनको 10 साल बाद प्रॉपर्टी यूज करना है, या 15 साल बाद या 5 साल बाद, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। 5-7 साल 8 साल जब तक इंडिया में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, या उनके पेरेंट को वहाँ पे रखना चाहते हैं, जब तक शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक उस प्रॉपर्टी को लीज पे देना चाहते हैं। उनसे आप युवा जो है जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, संपर्क बनाएगा, तो काफ़ी समय तक और लगातार उनको बिजनेस मिलता रहेगा। अच्छा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लीजिंग और इसमें हो सकती है। और एक अच्छा, और उसमें साथ है लीजिंग के साथ फाइनेंस है। जी। जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उनके पास हर आदमी का एक्सपेक्टेशन होता है उसके पास जो भी बजट है उससे ज़्यादा और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लेना चाहता है। यदि कोई इस तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसको लोन की रिक्वायरमेंट आती है। तो लोन से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है उसमें अगर संपर्क बनाए और लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के साथ उनको लोन की सुविधा भी वही वाला उपलब्ध कराए, तो उसको डबल बेनिफिट है। उसको दोनों तरह से फायदा भी होगा और उससे रिलेशन भी बनेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये कि एक रिलेशन भी बन रहा है, प्लस एक ही व्यक्ति के पास आने से आपका पूरा काम हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। राकेश जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस विराम के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, आपकी बातें में आपसे फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम्, वंदे 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 मातरम्। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी बातें में। आज हम बात कर रहे हैं निर्माण के क्षेत्र में कैरियर और युवा, और हमारे साथ बात कर रहे हैं राकेश पांडे जी। राकेश जी, जैसा कि निर्माण के क्षेत्र की तो हमें आपकी उपलब्धियां पता ही हैं, हमें ये भी मालूम है कि अभिनय के क्षेत्र में भी आप हैं। तो अभिनय के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से देखते हैं? अभिनय के साथ साथ स्पोर्ट्स, खेल जगत से भी आप जुड़े हैं। जी जी। तो अभिनय के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थिति है? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभिनय का। यहाँ की कला की तारीफ तो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में होती है। जी। तो यदि हम ऐसे भी लोग हैं जो रूट लेवल पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको सर्च किया जाए और उनको मुख्य धारा में लाया जाए, तो एक बहुत अच्छी संभावनाएं देखता हूँ। यदि यहाँ के कलाकार
अपने आप को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से प्रयास शुरुआत में उनको करना पड़ेगा जी। और शासन भी इस तरह के सहयोग देती है, तो बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है यहाँ की कला को हम पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में वैश्विक लगातार स्तर नए पे। नए रूप में जी। हम लेके आए, हाँ। तो बहुत है। और रहा सवाल अभिनय में, तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर हमने काम काफ़ी हुआ है और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में भी जो अभिनय से जोड़ना चाहते हैं। जी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग जब छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई फिल्में भी देखते हैं, यहाँ से जुड़े हुए कार्यक्रम भी देखते हैं। जी हाँ। तो यहाँ के उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी संभावनाएं भी हैं और छत्तीसगढ़ में यदि आप आर्ट और अभिनय से जुड़े हैं तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही सुंदर और ब्राइट होने वाला है। क्या बात है। आपकी इसी ब्राइट बात को लेते हुए मैं कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में निर्माण का क्षेत्र कितना ब्राइट है। हमारे युवा यदि इसमें जाते हैं, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, ये सेक्टर ऐसा है जिसमें आप पूरे निर्माण, अब एक मकान या एक कमरा या एक 1000 फीट का फ्लैट या बंगला नहीं रह गया, उसमें हम सारी सुविधाएं करा सकते हैं। यदि किसी भी ने यहाँ पे प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे जुड़े हुए इतने क्षेत्र हैं। हम वहाँ पे इंटीरियर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लोग बंगला लेने के बाद हर 2-3 साल 4 साल में अपने मकान का इंटीरियर कराते हैं। हाँ। हर कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जुड़ती जा रही है। हमने जब अपना टाउनशिप बनाया तो हमने स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया और आज मैं बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्टाफ हैं जो उस क्लब से जुड़े हुए हैं, जो पिछले 30 साल से उसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। क्या बात है। बहुत अच्छे कोच हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर के जब कोच को लेके आते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि यहाँ के कोच को भी हम प्रमोट करें, यहाँ के प्लेयर्स को भी प्रमोट करें। तो जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट लिया उसमें हमने क्लब बनाया और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, लगभग 2000 बच्चे इस क्लब से जुड़े हैं, हमारे प्रोजेक्ट के क्लब से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हर साल 2000 जुड़ते हैं और लगभग 12-13 गतिविधियां होती हैं, 12-13 स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। क्या बात तो है। दोनों सेक्टर में लोगों को रोजगार भी मिलता है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके द्वारा खिलाए गए बच्चे, जो मैं कोच की बात करूं, तो जिन बच्चों ने उनके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लिया है आज प्रदेश में और राष्ट्र स्तर में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा, यानी निर्माण के साथ साथ हम खेल, खिलाड़ी और कला का माहौल भी दे रहे हैं और खिलाड़ी और कलाकार भी तैयार कर रहे हैं, यदि बोला जाए तो। राकेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ये बात होती है। तो निर्माण, जैसा आपने बताया कि एक छोटा सा कमरा नहीं है, एक छोटा सा घर नहीं, तो ये निर्माण क्या सिर्फ घर के निर्माण तक सीमित है या इसमें अपार संभावनाएं हैं? यदि मैं अगर एज ए बिल्डर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं है, आजकल के समय जो ये दौर चला, लोगों ने बड़े प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट किए, छोटे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं आज के युवा को बोलना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि वो बड़े प्रोजेक्ट को देख के प्रभावित हो और ये उम्मीद करे कि मुझे उतना बड़ा प्रोजेक्ट ही लेना है। मैं बोलूँगा कि छोटे प्रोजेक्ट भी लें लेकिन सुंदर बनाएं। सुंदर बनाने से मेरा तात्पर्य ये है, हम अभी आने वाले समय में एक यूनिक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उस यूनिक प्रोजेक्ट वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया ही नहीं, वो हिंदुस्तान में अपनी तरह का अनोखा और विशिष्ट प्रोजेक्ट है। उसको VIP1 हमने नाम दिया है। उस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि उसमें हम बुटीक फ्लैट बना रहे हैं। अच्छा, बुटीक फ्लैट। जी, और बुटीक फ्लैट की खास बात यह है कि हम उसमें कस्टमर की पसंद के हिसाब से उस फ्लैट का साइज रखेंगे। अच्छा। हमने लगभग उसमें 2500 से जैसे 6000 फीट तक के फ्लैट बनाए हैं। तो हमारा पर्पस सिर्फ बना के बेचना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में रायपुर में और छत्तीसगढ़ में उस तरह के बुटीक और सुंदर बिल्डिंगें बने और इतनी सुंदर बिल्डिंग बने कि उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के लोग रायपुर आना चाहें, उन सुंदर बिल्डिंगों को देखें और उसकी वजह से रायपुर का जो भी टूरिज्म डेवलपमेंट होना है वो हो। रायपुर एक सुंदर भवनों का, बिल्डिंगों का शहर कहलाए, ये मेरी उसकी ज्यादा मंशा है। बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य लाभ है, लेकिन लाभ हमारे लिए सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि हम रायपुर को विश्व स्तरीय सुंदर बिल्डिंगों का शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़े, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसका उनको लाभ मिलने वाला है। सर, सुंदरता की आपने बात की, तो सुंदरता तो सिर्फ भवनों के निर्माण में नहीं है, सड़कें भी हैं, आसपास जो प्लांटेशन है, ब्रिजेस हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, तो निर्माण में इनको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत निर्माण के साथ अगर बात करेंगे तो मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री से जरूर जुड़ा हूँ, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 30 साल तक हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो बहुत तेज गति से काम करेगा, जी। जिसमें रोडें हैं, ब्रिज हैं, रिसोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की प्राइवेट बिल्डिंग हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, इंडस्ट्रियल जो कंपनी उनके वो हैं, कार्गो है। तो आने वाले समय में रायपुर शहर के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर इसमें बहुत संभावनाएं आने वाली हैं। तो आने वाला 30 साल तो वो है जिसमें हम नए निर्माण करेंगे, जी। लेकिन 30 साल के बाद ये स्थिति आ जाएगी या उससे पहले ये स्थिति आ जाएगी कि हम बहुत जल्दी ही रीडेवलपमेंट में चले जाएंगे, पुनर्निर्माण की पुनर्निर्माण में चले हाँ, जाएंगे। जी, तो जी। वो मेरे हिसाब से रायपुर और छत्तीसगढ़ के अंदर 10 साल के अंदर वो बिल्डिंगों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, जिन बिल्डिंगों को जिस लैंड के ऊपर रीडेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रायपुर के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी। जी। और हर रोजगार हर मैं फील्ड के लोगों को बोलूँगा कि इस क्षेत्र में जो रोजगार है असीमित रोजगार है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपरली टूरिज्म, प्रॉपरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से स्पोर्ट्स अभी आने वाला है और हम एकदम तैयार खड़े हैं। जी, बस हाँ। जो भी इस वक्त जुड़ जाएगा वो इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेगा और वो नंबर 1 कहलाएगा। राकेश जी, जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना पिछले 1-1.5 साल से हम इसके साथ ही चल रहे हैं, तो निर्माण के क्षेत्र में कोरोना ने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया, रोजगार को प्रभावित किया, या इस क्षेत्र में किस तरह के उतार चढ़ाव आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेके मानता हूँ कि जो भी हुआ वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित था, ये तो होना ही था। इसमें काफ़ी लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस वक्त लोगों ने खाली बैठ के आत्मचिंतन किया और लोगों ने इस बात के ऊपर लोगों में एक निर्णय लेने की क्षमता बनी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ। कभी कभी आपाधापी के दौर में लोग बस करते चले जाते हैं, कभी देखा देखी, हाँ, कभी कि इसने लिया तो मैं भी ले लूं, मैं भी कर लूं। हाँ, हाँ, इसने ये लिया तो मैं ये भी करूं, उसने वो निर्णय लिया तो शायद अच्छा होगा। वो देखा देखी करने लगते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है, आदमी जब अकेला रहा, अपने परिवार के साथ लिया, परिवार को अपने साथ लिया, परिवार के साथ वो बैठा, तो उसको समझ में आया कि अब उसके जो निर्णय हुए वो सिर्फ अकेले पे नहीं रहे, उसके निर्णयों में परिवार की सहभागिता और ज्यादा बढ़ गई और परिवार के बहुत से ऐसे निर्णय थे जो पेंडिंग थे वो हो गए। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं करें तो लोगों ने ये जो डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी कहाँ लेना वो डिसाइड किया। बच्चे लोग क्या जॉब करें, किस फील्ड में काम करें, 3 महीने तक लोगों ने सुबह से शाम तक एक ही काम किया, डिस्कशन डिस्कशन और डिस्कशन। तो चर्चाएं जो चलती रही लोगों की आपस में, उसका बड़ा मैं समझता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सुबह से शाम तक काम करना या हर साल काम करना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी योजना बनाना। बिल्कुल। और काफी लंबे समय तक लोगों ने बिना प्लानिंग के काम किया। ये वक्त ऐसा था कि लोगों ने प्लानिंग करके काम करने की योजना बनाई और इसीलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिन्होंने प्लानिंग की और काम कर रहे हैं, आने वाले समय में साल 2 साल 3 साल में उसका आप निर्णय देखेंगे और जो भी गति थी विकास की, चाहे परिवार की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे राष्ट्र की हो, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगी और लोग बहुत तेज़ी से विकास के रास्ते में और अच्छी स्थिति में, समृद्धि की स्थिति में और परिवार के जुड़ाव के साथ और उनके निर्णयों में जो समन्वय आया है जो परिवार का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई निर्णय ऐसे होते थे जो लोग अकेले लेते थे। लेकिन अब परिवार का साथ मिला तो उनके निर्णय ज्यादा परिपक्व होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये बहुत अच्छा समय था सोचने का, समझने का और अब दौड़ने का। कार्यक्रम के आखिर में हमारे युवाओं को आप संदेश दें कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने आप को बढ़ाते हुए स्वरोजगार देना है लोगों को। मैं छत्तीसगढ़ के हर युवा को ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए आ चुकी है। फोकस करें और जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में अगर कदम रखते हैं तो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से यहाँ निर्माण होगा, रीडेवलपमेंट होगा और आने वाले 30 साल तक जो भी युवा इस क्षेत्र से जुड़ेगा, इस निर्माण क्षेत्र से जुड़ेगा, वो कभी भी अपने आप को हारा हुआ या गलत डिसीजन कर चुका हूँ ऐसा महसूस नहीं करेगा। तो तत्काल निर्णय ले, जो पहले दौड़ेगा वो सबसे आगे नंबर 1 कहलाएगा। क्या बात है राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपसे बातें करके हमें भी निर्माण के क्षेत्र की बहुत सारी जानकारियाँ मिली। निश्चित रूप से युवाओं को भी एक प्रोत्साहन मिला होगा, मार्गदर्शन मिला होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।
तो संगवारी हो, आज हमन बात करत रहीन राकेश पांडे जी ले और हमार विषय रही से निर्माण के क्षेत्र में कैरियर और युवा, आज का युवा। तो संगवारी हो, आप मन ला आज के ये कार्यक्रम कैसे लगिस एला बताए बर झन भुलाहू और आप ले हमन फिर मिलबो। तब तक बर देवा इजाजत, नमस्कार। आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।